एनिमल केवल एक फिल्म नहीं, एनिमल एक प्रयोग है, एक ऐसा प्रयोग जिसमें निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा नामक जीनियस रास्कल जीव एकदम सफल रहा यह सिद्ध करने में कि कितना सरल है स्वयं को सबसे सहिष्णु कहने वाले वामपंथियों, वोकड़ों, फेमिनाजियों को आहत करना। आसान अंग्रेजी और वांगा के ही विशेषण का प्रयोग करते हुए कहूं तो हाउ इजी इट इज टू ट्रिगर देम टू पुश द बटन्स ऑफ दीज इलिटरेट हिपोक्रेट्स। पैदा किया हमने, सुनाई दे रहा है, बेरा नहीं हूं मैं। अर्जुन वैली ने भले ही पैर जोड़ के मारी हो, लेकिन संदीप रेड्डी वांगा ने जैसे मारी है, पैर नहीं हाथ जुड़वा दिए कुछ लोगों के। वैसे तो एनिमल फिल्म की समीक्षा के लिए बहुत देर हो चुकी है, परंतु फिर भी मैं वीडियो डाल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो का कौन सा भाग आपको सबसे पसंद आया। अगर अच्छा ना लगे तो भी बताइएगा कि कौन सा भाग पसंद नहीं आया, मैं और क्या सुधार कर सकता हूं वीडियो में। 2 सप्ताह भर से आप एनिमल फिल्म के विषय में सुन रहे होंगे, उसकी चर्चा हो रही है और चर्चा इस कारण हो रही है क्योंकि यह फिल्म चर्चा करने के लिए ही बनाई गई है। वांगा अपने पुराने साक्षात्कारों में यह कहते हुए देखे जा सकते हैं कि अगर तुम्हें कबीर सिंह जैसी रोमांटिक फिल्म में वॉयलेंस दिख सकता है, उस पर तुम इतना ट्रिगर हो सकते हो, तो मेरा अगला प्रोजेक्ट, मेरी अगली फिल्म ऐसी होगी जिसमें मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असल में वॉयलेंस क्या होता है, जो कि एक आर्ट फॉर्म है। यह करने में भी वो पूरी तरह सफल रहे। इस वीडियो में एनिमल फिल्म की समीक्षा तो करूंगा ही, साथ ही 50% उस नैरेटिव पर भी बात करेंगे जो चारों तरफ चल रहा है फिल्म के, कि भाई मिसोजिनिस्टिक एंगल भी डाल दिया तुमने और इस्लामिक एंगल भी है और पता नहीं क्या क्या वांगा को कहा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इस आदमी को तो फिल्म मेकिंग करनी ही नहीं चाहिए, जबकि फिल्म मेरे ख्याल से 1000 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है। वैसे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्म की सफलता का मानक नहीं होता, लेकिन यहां पे अगर एक लाइन में कहा जाए कि एनिमल कैसी फिल्म है, तो एनिमल मेरे अनुसार एक बहुत चतुराई से बनाई गई, एक उत्कृष्ट फिल्म मेकिंग का उदाहरण देते हुए बनाई गई एक अबव एवरेज फिल्म है। बहुत अच्छी नहीं, बहुत बेकार नहीं, अबव एवरेज। परंतु यह फिल्म निर्देशन के तौर पे, फिल्म मेकिंग के स्तर पे इतनी उत्कृष्ट है कि आप निर्देशक को फिल्म बनाने के ऊपर ज्ञान नहीं दे सकते, इसलिए आप चारों तरफ ये सब नैरेटिव फैला रहे हैं कि इसमें ये भी डाला, वो भी डाला, वो भी डाला। इस तरह अगर हम आने लगे तो बॉलीवुड में क्या, हॉलीवुड में कभी कोई फिल्म नहीं बन पाएगी, किसी तरह का आर्ट फॉर्म ही नहीं बन पाएगा। मैं इसे परफेक्ट फिल्म मेकिंग क्यों कह रहा हूं? क्योंकि निर्देशक जो जो कहना चाहता था उसने अपने पात्रों के माध्यम से सब कुछ कह दिया, सारे फिल्म मेकिंग के मानकों को टिक करते हुए। कहानी, पटकथा, एडिटिंग, कलर ग्रेड, बीजीएम, बैकग्राउंड स्कोर, शायद इस साल का सबसे बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म में है। इसके साथ ही उसने निर्माता का 8 से 9 गुना लाभ करा दिया। आप एक फिल्म में इससे अधिक और क्या देखना चाहते हैं? समीक्षा की बात करें तो सबसे पहले अगर पटकथा, कहानी पे आऊं तो जैसा कि आपने अब तक सुन लिया होगा, 2 हफ्ते बीत गए हैं, कि फर्स्ट हाफ में कहानी बहुत अच्छी चलती है, सेकेंड हाफ में थोड़ी सी बिखर जाती है। मुझे भी काफी हद तक ऐसा ही लगा, लेकिन मैं उसे बिखरा हुआ नहीं कहूंगा। मैं अगर रणबीर कपूर यानी कि जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है उसकी नजर से फिल्म को देखें तो फर्स्ट हाफ में वो एक अल्फा, जो कि दिखाया गया है, एक अल्फा मेल का पात्र निभा रहा है और वो अपने चरम पे होता है, उसकी हर चीज अपने चरम पे होती है, वो ही लीड कर रहा है हर जगह, वो ही मार रहा है, वो हर जगह ऊपर दिखा है, स्क्रीन को डोमिनेट करते हुए, अपने आसपास के पात्रों को डोमिनेट करते हुए दिखता है। वहीं सेकेंड हाफ में आपका वही पात्र वल्नरेबल हो जाता है, वो अपनी शारीरिक स्तर पे वल्नरेबल हो जाता है, सुन नहीं पा रहा, तमाम तरह की हमने चीजें देखी कि मतलब मूत्रदान भी कर रहा है तो उसके लिए थैली लगी हुई है, तमाम तरीके की चीजें फिल्म में दिखाई गई हैं। तो अगर एक पात्र की नजर से आप देखेंगे तो सेकेंड हाफ फर्स्ट हाफ से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसमें पात्र वल्नरेबल है, परंतु फिर भी उसकी वो अल्फा मेल वाली टॉर जिसे कहें, एक एटीट्यूड, वो नहीं गया। तो कहानी की दृष्टि में शायद आप कहें कि सेकंड हाफ बिखरा हुआ था, लेकिन इमोशनल लेवल पे अगर हम फिल्म देखें तो सेकंड हाफ बहुत महत्वपूर्ण था। एक्टिंग यानी कि अभिनय पे आए तो रणबीर कपूर ने सबको डोमिनेट किया है, वो अलग बात है, बॉबी देओल ने थोड़े से समय में आके रणबीर को भी डोमिनेट कर दिया, लेकिन रणबीर का जो अल्फा मेल पात्र है वो आपको स्क्रीन पे भी दिखता है। वो आदमी जब बाकी अभिनेताओं अभिनेत्रियों के साथ स्क्रीन शेयर करता है आपको कोई दिखाई नहीं देगा वहां पे, अनिल कपूर जैसे दिग्गज आपको दिखाई नहीं देंगे,
क्योंकि इतनी स्ट्रांग छाप छोड़ रहा है ये। वैसे रणबीर कपूर चर्चाओं में रहते हैं अपने साक्षात्कारों को लेके, बीफ बीफ करके उन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी जबरदस्ती की, उसका उन्हें रिटेलिएशन भी मिला। इस फिल्म में कई सीन ऐसे हैं जहां पे आपको लगेगा कि वो उसका पश्चाताप करना चाह रहे हैं। गौमूत्र पीते हुए दिखाया गया है रणबीर कपूर को। अब वो इंटेंशनली था या अनइंटेंशनली, वो वीडियो के अगले हिस्से में नैरेटिव को लेकर जब हम बात करेंगे तब बात करेंगे। यहां पे अगर मैं अभिनय की बात करूं, एक्टिंग के मामले में रणबीर कपूर एक ऐसा अभिनेता है जो रिस्क लेने से नहीं डरता। बॉलीवुड में इस चीज की प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि बॉलीवुड में इस चीज की कमी है। हमारे यहां ऐसे अभिनेता पुजते आए हैं जो 20 वर्षों से एक ही तरह की एक्टिंग कर रहे हैं। यहां रिस्क लेने वाला वर्सटाइल एक्टर, चाहे वो कोई भी हो, चाहे विक्की कौशल हो, रणदीप हुड्डा हो, रणबीर कपूर, कई ऐसे अभिनेता हैं जो कई स्तर पे अंडररेटेड रह जाते हैं। उनकी कई फिल्में हिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसने रिस्क लिया था। लेकिन हमें इस बात की प्रशंसा करनी होगी, उसके अभिनय की प्रशंसा करनी होगी कि उसने यह जानते हुए भी रिस्क लिया कि यह फिल्म फ्लॉप हो सकती है। कई लोगों ने यहां पे रणबीर कपूर का जो पात्र है उनकी एक्टिंग को संजू जैसा बताया। थोड़े बहुत कहीं जगह लगे हैं वो एक पापा वाले सीन में, पर पूरी फिल्म में आप ऐसा नहीं कह सकते। फेजेस बहुत अच्छे हैं। प्रारंभ में जब कॉलेज बॉय, स्कूल के बच्चे के रूप में दिखे हैं तो अलग तरीके की एक्टिंग करी है। उसके बाद विदेश से उनका पात्र वापस आता है तब थोड़े अलग लगे हैं। सेकंड हाफ में जब मैंने कहा कि वल्नरेबल है उनका पात्र, तब थोड़े अलग है। लेकिन सब में जो एक चीज कॉमन है, वही मैं दोबारा रिपीट करूंगा, वो अल्फा मेल वाला पात्र उन्होंने फिल्म के आखिरी फ्रेम तक नहीं छोड़ा है। और फिल्म का आखिरी फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अनिल कपूर ने एक सीनियर अभिनेता की तरह अपनी वही एक पिता की भूमिका में अच्छे लगे हैं। रश्मिका मंदाना को लेकर कुछ सीन्स को लेकर उनके आलोचना हो रही थी कि ऐसा लग रहा है गुटखा खाकर भूल रही है। मुझे ऐसा नहीं लगा। मुझे रश्मिका मंदाना बहुत बढ़िया एक्ट्रेस कभी नहीं लगी है कि बहुत मतलब फाड़ के निकल गई, नहीं। एक अबव एवरेज एक्ट्रेस है वो, चाहे वो पुष्पा थी या जो भी उनकी फिल्में हैं उनमें एक अबव एवरेज एक्टिंग करती हैं। यहां भी वो वैसी ही लगी हैं। अब वही मैंने बात कही कि जब रणबीर कपूर का जो पात्र है वो इतना स्ट्रांग दिखता है स्क्रीन पे कि वो और किसी को दिखने नहीं दे रहा, ऐसे में भी अगर वो अपनी पहचान बना ले रही है एक पात्र के रूप में तो आपको थोड़ी बहुत प्रशंसा करनी होगी। बाकी के पात्र जैसे कि प्रेम चोपड़ा, बुरा ये दादा वादा के रूप में दिखे हैं, ठीक लगे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पे, जिसको संदीप रेड्डी वांगा यानी कि निर्देशक ने भी अंत के लिए बचा रखा था। ये आदमी आखिरी के 15 से 20 मिनट में फिल्मों में आया है और पूरी फिल्म को डोमिनेट कर गया, अल्फा मेल को डोमिनेट कर गया। सब अपने आसपास के अभिनेता, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, उसने सब फाड़ फूड़ के रख दिया। अगर बॉबी देओल को अधिक स्क्रीन टाइम मिलता तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो रणबीर कपूर के पात्र को ओवर पावर कर जाते। गूंगे की भूमिका में है और जितनी बार स्क्रीन पे दिखे हैं और इतने से समय में 15 से 20 मिनट में वो व्यक्ति खुश भी होता है, गुस्से में भी दिखता है, लड़ता भी है, इमोशनल भी होता है और अपनी क्रूरता का एक जो उदाहरण देता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, इतना क्रूर उस आदमी का पात्र है, वो क्या करता हुआ दिखता है फिल्म में, ये मैं मतलब नहीं बताऊंगा, आपने देखी होगी तो आप समझ जाएंगे मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जब हम उसकी बैक स्टोरी के बारे में जानते हैं, वो जो कर रहा है, वो एक हत्या करता है, उस समय उसकी जो मनोस्थिति चल रही है, उसकी आंखों से आंसू अगर निकल रहे हैं, तो इतना क्रूर पात्र होने के बाद भी आप इमोशनल फील कर रहे हो उसके लिए। आई बिलीव दैट्स गुड एक्टिंग। जो अंतिम फाइट सीक्वेंस है हमारे अल्फा हीरो और अल्फा विलन का, वो भी बहुत रोचक है, थोड़ा लंबा है, लेकिन उसमें एक मजेदार बात यह है कि यहां पे बॉबी देओल का जो पात्र है, जो हमारा एंटागनिस्ट है, वो पूर्णतः उस तरीके का विलन नहीं है कि मार दिया, काट दिया और उसकी कोई बैक स्टोरी नहीं है। ये बॉलीवुड इस चीज पे काम कर रहा है और आगे और काम होगा कि एंटागनिस्ट का भी एक पर्सपेक्टिव है, उसकी भी कहानी आपको बताई जाएगी। कई लोग उससे भी रिलेट कर सकते हैं, थैनोस की तरह। एवेंजर के थैनोस में लोग थैनोस से रिलेट करते हैं कि यार जो वो कर रहा है उसका एक मकसद है, ऐसा नहीं है वो एक पागल की तरह कुछ भी कर रहा है। इसी तरह अगर आप बॉबी देओल के पात्र के बारे में सोचते हैं, उसकी बैक स्टोरी जानते हैं, तो आपको लगता है कि हाँ यार ये भी अपने हिसाब से ठीक लड़ रहा है। तो जो अंतिम फाइट सीक्वेंस है वो भी जाकर के जहां क्लैश करता है दोनों का, वहां पे आप भी सोचने को विवश हो जाएंगे कि हाँ मैं किस तरफ हूं, इस तरफ या उस तरफ। आप अगर 4 दोस्त फिल्म देख रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 रणबीर कपूर के पात्र की तरफ हों और 2 बॉबी देओल के पात्र की तरफ, क्योंकि अपने अपने स्तर पर दोनों ठीक हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, दोनों का ही स्वभाव वो एनिमल वाला है।
साइको तो दोनों हैं। संदीप रेड्डी वांगा की यहां प्रशंसा करनी होगी लिखाई को लेकर कि एंटागोनिस्ट को भी, विलन को भी उन्होंने ऐसी छोड़ नहीं दिया कि छुट्टे सांड की तरह जो चाहेगा करेगा। तो ये भी एक अच्छी लिखाई का, एक अच्छे निर्देशन का उदाहरण है। एक्टिंग के बाद आते हैं एडिटिंग पे। एडिटिंग संदीप रेड्डी वांगा ने ही की है, जो निर्देशक लेखक है फिल्म के, और ऐसे में कई बार बहुत सही रहता है। एक लेखक ही जब एडिटर होता है उसे पता रहता है कि क्या चॉप करने से, क्या महत्वपूर्ण पार्ट मुझे लोगों को दिखाना है और क्या हटा देने से कुछ नहीं होगा। फर्स्ट हाफ में फिल्म नॉन लीनियर चलती है, सेकंड हाफ में सीधी सीधी चली है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज जो संदीप रेड्डी वांगा ने ट्वीट करके भी बताई थी कि 3 घंटे 21 या 22 मिनट के आसपास की फिल्म थी। असल में यह फिल्म 4 घंटे की बताई जा रही थी। ट्रेलर में भी आपने कुछ ऐसे सीन देखे होंगे, कुछ ऐसे शॉट्स देखे होंगे जो फिल्म में नहीं थे। यानी कि रणबीर कपूर नशे में, मतलब शराब पीते हुए आगे आते हैं और प्लेन उड़ाना प्रारंभ करते हैं, वो फिल्म में सीन नहीं है। बॉबी देओल के बचपन का पात्र कास्ट में दिखाया गया है। फिल्म जब आप देखेंगे तो आप सोचेंगे कि यहां पे एक सीन हो सकता था जहां पे बॉबी देओल का बचपन का पात्र होता, पर फिल्म में नहीं दिखाया गया है। वो लंबी होने की वजह से काटा गया या किस वजह से काटा गया वो मुझे नहीं पता, लेकिन शायद जब OTT पे फिल्म आएगी तो फिल्म पूरी यानी कि लंबी 4 घंटे की हो सकती है। लंबी फिल्मों को लेकर भी एक चर्चा होती है कि 3 घंटा 20 मिनट, यार ये तो बहुत लंबी हो जाएगी, बोर हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऐसी ऐसी फिल्में बनी हैं विश्व में, 4-4 घंटे की फिल्में हैं, आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होते। चाहे मैं गॉडफादर की बात कर लूं या आज के समय में आई हाल ही में स्कॉर्सेज़ी की फिल्म किलर्स ऑफ द फ्लावर मून आई थी। 3 घंटा 25, मेरे ख्याल से 25 मिनट या 30 मिनट की, 3.5 घंटे की वो फिल्म थी। आप जब कहानी से जुड़ जाएंगे, पात्रों से जुड़ जाएंगे, तो 1 मिनट के लिए भी आप बोर नहीं होंगे। यहां पे भी वैसा ही है। सेकंड हाफ स्लो अवश्य है, लेकिन आप बोर नहीं हो। 3 घंटा 20 मिनट मुझे कोई ऐसी समस्या नहीं लगी, लंबी नहीं लगी, और मैं तो OTT पे फिल्म अगर 4 घंटे की आती है तो उसे देखने के लिए भी उत्साहित हूं। सिनेमाटोग्राफी की बात करूं तो उत्कृष्ट स्तर का काम हुआ है। अर्जन वेली गाने में, एक और गाना है डोल्बी वालिया करके, मराठी गाना है अजय अतुल का, उस समय पूरा एक्शन सीक्वेंस दिखाया गया है और कैमरा वर्क देखकर आप अचंभित रह जाएंगे। अंतिम फाइट सीक्वेंस दोनों का बहुत अच्छे से शूट हुआ है, क्योंकि वो ओपन में है तो ज्यादा स्पेस मिला है, अच्छा लगा है दिखने में। एक सीन जिसको लेकर प्रारंभ से ही चर्चा हो रही थी, जब से टीजर आया था, कुल्हाड़ी वाला फाइट सीक्वेंस, वो कहा जा रहा था कि ओल्ड बॉय से पूरा पूरा उठा लिया है। ओल्ड बॉय कोरियन फिल्म, मैं कहूंगा कि वो उठाया नहीं गया, मैं उसे कॉपी ना कहकर इंस्पायर्ड कहूंगा, क्योंकि यह फिल्म बहुत स्तर पे अलग अलग फिल्मों से, अलग अलग निर्देशकों से इंस्पायर्ड है। मैं इंस्पायर्ड उसे इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो सीन की एक खासियत थी, जो ओल्ड बॉय का सीन था उसमें एक खासियत थी कि वो एक 1 टेक था और सीन प्लॉट वही था कि आपका पात्र है, उसे लोगों ने घेरा हुआ है और वो अकेला कुल्हाड़ी से सबको मार रहा है। यहां पे भी ऐसा ही है, लेकिन ये 1 टेक नहीं था। तो जो उस सीन का USP था, उस सीन को जो कहकर बेचा गया था, यहां पे वो नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसे इंस्पायर्ड कहूंगा। और इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, सीधी सी बात है, यहां पे बहुत चीजों का इंस्पिरेशन लिया गया है, अलग अलग गाने लिए गए हैं, तो वो सीन भी सिनेमाटोग्राफी के स्तर पे बहुत अच्छा था। एक्शन डायरेक्शन बढ़िया है, जितनी जगह एक्शन हुआ है आपको आनंदित करेगा। एक जगह मुझे एडिटिंग को लेकर और एक्शन को लेकर भी कमी लगी, और वो कमी बॉलीवुड में ही नहीं, साउथ इंडियन सिनेमा भी ये चल रही है, जो ब्लड स्टेन्स का जो इनका बनाने का तरीका है, उसमें VFX का प्रयोग होता है और वो इतना फनी लगता है कि किसी को गोली लग रही है तो यहाँ पे खून का एक चिकत्ता आ जाता है। अब किसी को अगर चाकू लग रहा है, किसी और आदमी को गोली लग रही है, वहीं चिकत्ता कॉपी पेस्ट हो रहा है VFX से, तो वो थोड़ा सा अगर एक बार नजरों में आ जाता है तो खटकता है। कई लोगों को उस चीज से फर्क नहीं पड़ता, वो एक्शन देखते हैं, उतना ध्यान नहीं जाता उनका टेक्निकलिटीज पे, उनको मजा आता है। लेकिन इस चीज पे शायद VFX पे काम हो रहा है भारत में, आगे इस चीज में सुधार होगा, ऐसी आशा है। BGM और सॉन्ग्स यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक और संगीत मैंने अंत के लिए रख रखा था, क्योंकि ये इस फिल्म का USP है मेरे विचार में। मुझे अगर कुछ सबसे बढ़िया लगा है नैरेटिव के बाद, वो था BGM और गाने, अनमैचेबल, अतुलनीय। अर्जन वेली और जमाल जमालू के विषय में बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी बात हो चुकी है कि वो बोर लगेगा। वो उन्होंने तो अलग ही मानक छू दिए हैं संगीत के स्तर पे। मेरा मानना है कि उनके चक्कर में कई ऐसे गाने अंडररेटेड रह गए। एक मराठी गाना अजय अतुल का, डोल्बी वालिया, वो भी फाइट सीक्वेंस के समय ही आता है। अगर आपने नहीं सुना है तो अवश्य सुने जा करके। जमाल जमालू की तरह उस पर भी ट्रिप करेंगे। इसके साथ ही थ्रियोरी बैंड ने AR रहमान को जो ट्रिब्यूट दिया है, रोजा और छोटी सी आशा, भारत हमको जान से प्यारा है गाना, उसको बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह बजाया गया है रणबीर कपूर की एंट्री के समय। वो एक नॉस्टैल्जिक सा आपको फील देगा। फिल्म के संदर्भ में देखा जाए तो उन गानों का, उस BGM का वहां डलने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको वो आनंदित करता है। वही जो मैं बात कह रहा था,
दैट्स गुड फिल्म मेकिंग। डायरेक्टर ने एक बैंड का गाना उठाया और ऐसी जगह पे प्लेस किया है जहां पे आपको वो आनंद दे रहा है। वो गाने आप सब सुन चुके हैं आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले, लेकिन यहां पे आपको वो एक नॉस्टैल्जिक वाइब दे रहे हैं। दैट्स गुड सिनेमा, दैट्स गुड फिल्म मेकिंग। बाकी रोमांटिक गाने हैं, वो भी अपने स्तर पे लूप मटेरियल हैं। और एक पंजाबी गाना, वही अर्जन वेली के चक्कर में जो दूसरा पंजाबी गाना अंडररेटेड रह गया वो था हैवान। बोल बहुत अच्छे लिखे गए हैं। अगर आप पंजाबी समझते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि बोल कितने उत्कृष्ट लिखे गए हैं। उसके बारे में भी कहूंगा, आप जाके अगर अभी तक नहीं सुना है तो सुने। सबसे अंत में आते हैं वही नरेटिव पे, निर्देशन पे, और जो चर्चा चल रही है पूरी की ऐसा निर्देशक है वैसा निर्देशक। जैसा भी हो, मैं एक बात तो समझ गया हूं, ये बंदा नॉर्मल तो नहीं है। ये वही मेन स्ट्रीम डायरेक्टर्स की तरह नहीं है, आएगा पैसा ऐसा कमाएगा चला जाएगा। मेरा मानना है कि ये अपने सिनेमा के माध्यम से आगे भी बम गिराने वाला है, तो आहत होने वाले आगे के प्रोजेक्ट्स के लिए भी तैयार रहें। दूसरी चीज, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था फरीदून के साथ, संदीप रेड्डी वांगा का, जिसमें उन्होंने तो कहा है कि नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा किसी को संदेश देने के लिए नहीं किया। फिल्म के आखिरी फ्रेम जो है, मतलब एक तरीके से पोस्ट क्रेडिट सीन, उसमें भी कई लोग कह रहे थे कि फिल्म रिव्यूअर्स के लिए वो लिखा गया है या बनाया गया। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो जो भी कहें, लेकिन मैं मानता हूं कि फिल्म में कई पॉइंट्स पर ऐसे ऐसे छाप छोड़ी गई है, ऐसे ऐसे सीन फेंके गए हैं जो केवल और केवल संदेश थे। और इसमें कुछ गलत नहीं है, हर निर्देशक करता है। सीधी सी बात है, अगर निर्देशक अपनी फिल्म में अपनी बात नहीं कहेगा तो कहां कहेगा भाई। ट्विटर पे बहुत निर्देशक अपने व्यूज रखते हैं, फिल्म में अपनी में कुछ नहीं उखाड़ पाते, फ्लॉप हो रही है। ऐसे ऐसे पॉइंट्स पे ऐसे ऐसे सीन डाले गए हैं कि अगर आप उन्हें संदीप रेड्डी वांगा को अगर आप जानते हैं, उनकी नजर से देखेंगे तो वो एक संदेश की तरह प्रतीत होंगे। लेकिन अगर आप उन्हें यूं ही सामान्य तौर पे देख लेंगे तो आपको नहीं लगेगा। और इसको भी मैं अच्छी फिल्म मेकिंग कहूंगा कि वो डायरेक्टर जानता है कि मेरी ऑडियंस कौन सी है जो मुझे समझती है, ये सीन मैंने उनके लिए डाला है, जिसको कहते हैं ना कि समझने वाले समझ जाएंगे। फिर वो चाहे रणबीर का जो पात्र है वो रश्मिका के पात्र को अल्फा मेल का सिद्धांत समझा रहा हो, इतिहास से, कि कैसे इतिहास में काम करता था अल्फा मेल का सिद्धांत और कैसे हमारी सिविलाइजेशन यहां तक आ गई। उसके बाद गौमूत्र पीने वाला एक सीक्वेंस डाला गया है। एग्जैक्टली क्यों डाला गया है ये तो केवल निर्देशक जानता है, लेकिन लोग अपने अपनी नजर से उसे देखेंगे। उसी तरह चर्च में एक सीन है, पादरी को लेकर के एक सीन है। उसके बाद स्वास्तिक का जो सिंबल है वो प्रयोग किया गया है, रणबीर कपूर की कंपनी का जो सिंबल है वो, और उसको समझाते हैं वो कि कैसे वो नाजी क्रॉस से डिफरेंट है। अगर आप कहानी के तौर पे देखेंगे, उस सीन की वहां कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन डाला गया, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि ये एक संदेश था। इस तरीके की जो बातें होती हैं कि स्वास्तिक ये है, नाजी है, ये है, वो है, उसको एक्सप्लेन किया है अपने आर्ट के थ्रू। ये निर्देशक की निजी राय भी हो सकती है, उसकी आइडियोलॉजी भी हो सकती है, पर अच्छी बात यह थी कि उसने फिल्म में एक पात्र से कहलवाया। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, दैट्स गुड फिल्म मेकिंग। उसके बाद पीरियड्स को लेके एक जगह बात करते हैं रणबीर कपूर। वो अब सिचुएशन उस तरीके की बना दी गई, सीन उस तरीके का लिख दिया गया कि आप रणबीर कपूर के पात्र के लिए ये फील करेंगे कि हाँ भाई कह तो सही रहा है, ये डिबेट क्यों चलती है। तो वो भी एक तरीके का संदेश था। फिल्म का अंतिम फ्रेम जो मैं बार बार कह रहा हूं वो भी एक संदेश था। वांगा ने तो अपने साक्षात्कार में कहा है कि मैं उसे अल्फा दिखाना चाहता था। भाई ठीक है, लेकिन समझने वाले समझ गए कि कौन किसे क्या दिखाना चाहता था। ये निर्देशक का संदेश था या किसका संदेश था। जिन तक पहुंचना था उन तक पहुंच गया। इस पर वही बात दोबारा दोहराऊंगा कि हाउ इजी इट इज टू ट्रिगर देम। तुम अगर इतनी छोटी छोटी चीजों से उन्हें समझ के ट्रिगर हो जा रहे हो तो भाई वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ऐसा तुम ही लोग कहते हो ना कि अरे तुमको आदि पुरुष में राम से इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो यहां पे भी तुम्हारी प्रॉब्लम है। मत देखो, फिल्म 1000 करोड़ कमा चुकी है। उस डायरेक्टर ने तुमको नहीं बुलाया, निर्माता ने तुमको नहीं बुलाया टिकट देके। बहुत बॉलीवुड के कथित अभिनेता अभिनेत्रियां कहते थे ना, इफ यू डोंट लाइक इट डोंट वॉच इट। सो That's what I want to say for film reviewers, feminazis. Don't like it, don't watch it. एक और चीज इस पे चर्चा हो रही है, मिसोजिनिस्टिक एंगल, कि फिल्म में महिला के पात्र को ऐसा कमजोर दिखाया गया है और अल्फा मेल इस तरीके से कर रहा है, ये वो है। यही चीज इन्होंने कबीर सिंह में की थी। एक थप्पड़ को लेकर के, उस सीक्वेंस को लेकर के इन्होंने बना दिया था कि ऐसा आप कैसे दिखा सकते हो स्क्रीन पे। हालांकि जो निर्देशक है वो उस चीज को एक्सप्लेन करते हुए बताता है कि यार तुमने वो थप्पड़ देख लिया जो मेल पात्र ने मेरे फीमेल को मारा, और फीमेल ने जो मेल को मारा उसको आप नहीं देख रहे। यहां पे भी एक करवा चौथ का सीक्वेंस दिखा है जिसके बारे में वांगा अपने इंटरव्यू में भी बात करते हैं। वहां पे रश्मिका मंदाना का पात्र, वहां वो अल्फा फीमेल दिखी है, वो उन्हें डोमिनेट करती और सारे अपने लॉजिकल पॉइंट्स बोलती, देखी जा सकती हैं कि तुम ये ऐसा कैसे कर सकते हो जो तुमने किया।
जिन्होंने फिल्म देखी है वो जानते हैं कि क्या था क्या नहीं था उस सीन में, लेकिन उस सीन के बारे में बात नहीं होगी। वहां ये बात नहीं होगी कि यहां तो यार अल्फा फीमेल है, या मतलब मर्दों का मिसोजिनिस्टिक से उल्टा कुछ जो होता होगा शब्द, मुझे तो पता नहीं है भाई क्या होता है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं हो रही। तो मेरा मानना है कि ये फिल्म इंटेंशनली ऐसी नहीं बनाई गई कि जिसमें महिला पात्र को कमजोर या दबता हुआ दिखाया जाए। वो न्यूट्रलिटी की बात कर रहा है, वो दोनों तरफ उसने अपने अल्फा मेल को भी वल्नरेबल दिखा दिया वहां पे, मतलब उसे मूत्रदान करने के लिए भी सहारा लेना पड़ रहा है अपनी पत्नी का, और कहां उसका अल्फापन गिरेगा। तो ये चर्चा जो है जो मिसोजिनिस्टिक वाली है, वही बात है ना कि आप फिल्म मेकिंग पे कुछ बात नहीं कर पा रहे हो, आप बढ़िया एडिटिंग, बढ़िया सिनेमेटोग्राफी, बढ़िया एक्टिंग, बढ़िया कहानी, आप फिल्म मेकिंग के मानकों की चर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऐसे चीजों को घुमाते हो। वही कबीर सिंह की तरह। एक और मजेदार चीज है, संसद तक में फिल्म की चर्चा हो गई है और तमाम तरीके की बातें कही जा रही हैं कि ये निर्देशक ये तो फिल्म बनाने लायक ही नहीं है, इसको तुमने कैसे बनाने दी, क्यों हुआ ये वो। इस पर मैं एक चीज कहूंगा कि इन्होंने कबीर सिंह के समय में भी यही किया था। मैं तो कहूंगा कि शायद इस व्यक्ति ने इस फिल्म का प्लॉट अलग तरीके से लिख रखा था, उसमें उसने ये सारे एलिमेंट अपनी कबीर सिंह की कंट्रोवर्सी के बाद डाले या उसे याद करते हुए डाले। ये फिल्म बहुत सामान्य बन सकती थी, इन्होंने ट्रिगर किया डायरेक्टर को, अब डायरेक्टर ट्रिगर कर रहा है इन सबको। तो ये वही वाला मीम अक्षय कुमार का चल रहा है। अब ये लोग जो एनिमल को लेकर कर रहे हैं, मेरा ऐसा अनुमान है कि ये बंदा जो अगला प्रोजेक्ट लाएगा वो इतना जहरीला लाने वाला है, ऐसा बम गिराने वाला है कि उसमें तो मतलब जमीन में गड़ जाएंगे, ये कुछ नहीं बोल पाएंगे। मिसोजिनी पिसोजिनी हिपोक्रेसी वही इनकी आ जाती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इनका है, दूसरे का नहीं है। मतलब भाई सेंसर बोर्ड बैठा है ना, सरकारी एक तंत्र बैठा है, अगर फिल्म में कुछ गलत होगा, रिलीज होने लायक नहीं होगा तो नहीं करेगी। फिल्म रिव्यूअर्स कौन होते हैं ये बताने वाले कि ये बनना चाहिए, ये फिल्म मेकिंग है, आप ऐसी फिल्म नहीं बना सकते। ऑडियंस को, समाज को अगर ऐसा लगेगा कि कोई फिल्म गलत बन रही है तो वो उसे देखना छोड़ देंगे, उस तरीके की फिल्में देखना छोड़ देंगे। मतलब एक कहावत है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। बहुत से ऐसे हमारे कथित अभिनेता हैं जिन्होंने देश के नाम पे देश की फिल्में बनानी चाहिए थी, वो हर फिल्म में देश 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 करते थे। लोगों को समझ आया कि भाई इसका कोई देश वेश नहीं है, इसको केवल भुनाना है। साल में 4 फिल्में करेगा, 1 महीने में 3 फिल्मों की शूटिंग कर रहा है, सब सेम कर रहा है, तो लोगों ने देखना छोड़ दिया ना, अब फ्लॉप हो रही है ना। तो वही चीज है, आप जो जिंगोइज्म वाली बात करते हैं वो भी नहीं चलेगा, जनता बोर हो जाएगी। अच्छी फिल्में जिसमें कहानी अच्छी, एक्टिंग अच्छी, निर्देशन अच्छा होगा वो चलेंगी। आप यानी कि फिल्म रिव्यूअर्स लोगों को ये डिक्टेट ना करें कि ये देखो ये मत देखो, हम बताएंगे क्या देखना। वो आपका समय गया, आप भाई एक्सपोज हो चुके हो। और अपने इस इंटरव्यू में वांगा ने भी उस चीज को एड्रेस किया है कि हाँ पैसे लेकर रिव्यूइंग होती है, सीधी सी बात है, और ये पूरा गैंग बनी हुई है। उन्हें एक ही तरह के लोगों की फिल्में पसंद है, दूसरे तरीके के लोगों को चांस ही नहीं देना चाहते। क्यों? क्योंकि उनके अपने जो दोस्त हैं उनकी कौन देखेगा फिर। अंत में यही कहूंगा कि बिना मतलब की आलोचना करने वाले, इलॉजिकल आलोचना करने वाले, और वांगा के शब्दों में कहूं तो इलिटरेट लोग, उस आदमी ने बात कही है, ये इंटरव्यू देखे जाकर के, कि ऐसे लोग जो आलोचना कर रहे हैं भाई तुम आदत डाल लो और जलवाने की अपनी आदत डाल लो, क्योंकि तुम्हारी जलने वाली है। एनिमल फिल्म आपको कैसी लगी उस विषय में अवश्य बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।